नमस्कार। आपका पुनः एक बार राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, आपका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ और इस YouTube के जुड़ने के माध्यम से हम आज फिर एक बार जो संविधान संशोधन का जो टॉपिक है, उस संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आगे हम जानकारी करेंगे। पहले दो वीडियोज़ में हमने देखा कि संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान की प्रकृति के अनुसार किन संविधानों को फ्लेक्सिबल लचीला और किन संविधानों को कठोर संविधान के तौर पर माना गया है, और संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। इसके बाद हमने विभिन्न संविधानों के संशोधन की बारे में जानकारी ली और भारत के संविधान के बारे में हमने चर्चा की। दूसरे टॉपिक में हमने देखा, दूसरे वीडियो में हमने देखा कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है और भारत के, खासकर भारत के संविधान में किस प्रकार संविधान संशोधन लाया जा सकता है, किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है, क्या उसका प्रक्रिया होती है। जिसमें हमने देखा कि कुछ मामलों में साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, जबकि अन्य मामलों में संविधान संशोधन तभी होता है जबकि विशेष बहुमत के द्वारा संसद उस प्रस्ताव को पारित करे। लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 368 में जब कुछ महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं जो कि राज्य और केंद्र से संबंधित हैं, न्यायपालिका से संबंधित हैं, राष्ट्रपति की संस्था से संबंधित हैं, केंद्र राज्यों के वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं, उन विशेष बातों में न केवल विशेष बहुमत होना चाहिए बल्कि विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन उस प्रस्ताव को होना चाहिए, तभी जाकर के उन मामलों में संविधान संशोधन लाया जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के संशोधन ला सकते हैं। क्योंकि संविधान संशोधन एक ऐसा विषय है, सरकार और संसद उस पर संविधान संशोधन लाना चाहती है और विधायिका ऐसे संशोधन में हमेशा ये चाहेगी कि उस पर किसी तरह का कोई अंकुश ना रहे। जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का ये प्राथमिक उत्तरदायित्व हो जाता है कि ऐसा संशोधन जो लाया गया है वह संविधान की आत्मा के अनुरूप है या नहीं। तो दोनों में संसद ये चाहती है कि हम संशोधन लाएं और उस कसौटी पर उसे, जो न्यायपालिका है, उसे कसौटी पर, संविधान की कसौटी पर कसता है, तो दोनों के मध्य जो है विवाद उत्पन्न होते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार संविधान संशोधन भी लाए गए हैं। उन सब के प्रकाश में विभिन्न केस लाभ के माध्यम से विभिन्न जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उसके आधार पर हम
ये देखेंगे कि सर्वोच्च जो संविधान है उसमें कहाँ तक संशोधन किया जा सकता है और संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसमें निहित है और किस सीमा तक संविधान संशोधन लाया जा सकता है। तो ये केस के माध्यम से हम इनको विस्तार से इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो केस पढ़ेंगे वो इस विषय का महत्वपूर्ण केस है, वो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1951 में निर्णीत किया गया था। इस मामले में संविधान के प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। इस संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 2 के कारण ये कहा गया इस मुकदमे में कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस मामले में न्यायमूर्ति पातंजलि शास्त्री ने निर्णीत किया कि यद्यपि विधि शब्द जो कि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत लिखा गया है और स्थापित किया गया है, प्रत्येक प्रकार की इस विधि शब्द में प्रत्येक प्रकार की विधि सम्मिलित है, फिर भी साधारण विधि और संवैधानिक विधि में अंतर है। न्यायमूर्ति शास्त्री ने कहा कि साधारण विधि और संवैधानिक विधि में अंतर है। साधारण विधियों का निर्माण संविधान द्वारा प्रदत्त विधायी शक्तियों के प्रयोग में किया जाता है, परंतु संवैधानिक विधि का निर्माण संप्रभु शक्ति के प्रयोग में किया जाता है, सॉवरेन पावर के अधीन रहते हुए किया जाता है, जबकि जो अन्य विधियां हैं उनमें जो निर्माण है उस संविधान के अनुरूप किया जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति संप्रभु शक्ति है और संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द को बदलाया गया है उसमें उस वक्त 1951 में संविधान संशोधन को शामिल नहीं माना और ये कहा कि ये संसद की संप्रभु शक्ति के तहत उसमें परिवर्तन होते हैं। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा। और कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार उस वक्त न्यायालय ने संविधान के प्रथम संशोधन को संवैधानिक घोषित किया। यही स्थिति लगातार जारी रही और संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किए गए उन संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के खंड 2 में नहीं मानते हुए और उनको ये कहा गया कि विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है और इस आधार पर यदि वे किन्हीं मूल अधिकारों को छीनते थे या कम करते थे तो भी उन्हें विधि शब्द के बाहर रखते हुए और उन ऐसे कानूनों को वैध मान लिया गया। ये स्थिति 1965 तक जो चली। इसके पश्चात जो दूसरा जो केस है वो आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का, जो कि एक इस विषय पर एक महत्वपूर्ण केस है। इसमें उन्हें संविधान के प्रथम, चतुर्थ और 17वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को इस आधार पर उन्हें चुनौती दी गई कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। उस वक्त के मुख्य न्यायाधिपति गजेंद्र गढ़कर ने मामले का विनिश्चय किया और उसी सिद्धांत को विहित किया जिसे शंकरी प्रसाद के मामले में लागू किया गया था। न्यायालय ने निर्णीत किया कि संशोधन की शक्ति संप्रभु शक्ति है और संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार
पुनः 1965 में इस बात पर मोहर न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के द्वारा लगा दी गई कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संप्रभु शक्ति है और संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन 2 साल बाद ही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो केस आया, इसमें पुनः इस मामले में संविधान के प्रथम, चतुर्थ और 17वें संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। बहुमत का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव के द्वारा दिया गया तथा निर्णीत किया गया नंबर 1, मूल अधिकार प्राकृतिक एवं पवित्र अधिकार हैं और राज्य की पहुंच से परे हैं। कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, पवित्र अधिकार है, राज्य नहीं थे तब भी मूल अधिकार प्राप्त हुए। भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भी जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार हैं वही मूल अधिकार हैं, तो वो राज्य के द्वारा प्रदत्त नहीं है, उनकी जो पहुंच है वो राज्य से भी परे है। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया अवहित करता है, संशोधन की शक्ति नहीं बतलाता है। संशोधन की जो शक्ति है वो 368 के तहत, अनुच्छेद 368 में जो विहित की गई है, ये केवल संशोधन की प्रक्रिया मात्र को दर्शाता है, लेकिन इसमें संशोधन की शक्ति इसमें सिद्धांत नहीं है। कोर्ट ने एक नया सिद्धांत प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, भविष्यलक्षी प्रभाव के सिद्धांत को लागू किया, जिनके अनुसार निर्णय का प्रभाव केवल भविष्यलक्षी होगा, अर्थात जो पहले जो निर्णय हो चुके हैं उन पर इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो गोलकनाथ के पश्चात जो केस हैं उन पर इसका प्रभाव लागू होगा। गोलकनाथ केस के पश्चात जो आने वाले समय में आने वाले केसों पर इसका प्रभाव लागू होगा। अतएव इस प्रकार से जितने संशोधन हो चुके हैं वो विधिमान्य बने रहेंगे, किंतु इस निर्णय की तिथि से अर्थात गोलकनाथ के केस के पश्चात संसद को भाग 3, जिनको कि मूल अधिकारों का भाग कहा जाता है, उनमें संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा, जिससे कि मूल अधिकारों को हानि होती है, मूल अधिकारों पर आघात होता है। न्यायालय के अल्पमत का यह विचार था कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिया गया निर्णय सही और विधि के अंतर्गत केवल साधारण विधि ही आती कि सर्वोच्च न्यायालय में बहुमत का फैसला लागू होता है, इसलिए बहुमत के अनुसार कह दिया गया कि संविधान संशोधन की शक्ति, मूल अधिकारों को संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के प्राप्त नहीं, क्योंकि अब संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है ऐसा कहा गया, तो संविधान जो संसद है उसके द्वारा संविधान का 24वां संविधान संशोधन जो है लाया गया और इस संशोधन से अनुच्छेद 2 में संशोधन किया गया और उसमें खंड 4 जोड़ा गया, जो कि अब बतलाता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। अनुच्छेद 368 केवल संशोधन की प्रक्रिया का ही उपबंध नहीं करता, बल्कि उसके संविधान संशोधन की शक्ति भी निहित करता है। अनुच्छेद 368 के खंड 2 के पूर्व एक नया खंड जोड़ा गया है, जो यह उपबंध करता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार करेगी। खंड 2 में प्रयुक्त शब्दावली राष्ट्रपति के समक्ष उसकी सहमति के लिए रखा जाएगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात के स्थान पर राष्ट्रपति के शब्दावली को रखा जाएगा। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। तो उन्होंने संसद ने संविधान में 24वां संविधान संशोधन ला करके और एक खंड 4 उसमें जोड़ दिया और ये कहा कि भाई जो संविधान संशोधन जो लाए गए हैं
और वो अनुच्छेद 13 जो कि परिधि से बाहर हैं और उन पर जो है नियम ये लागू नहीं होता, अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से संसद के द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए वह बाध्य होगा। इसके पश्चात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस 1973 में आया, उसमें संविधान के 24वें संविधान संशोधन को वैधता को चुनौती दी गई और उसके अंतर्गत इस केस के अंतर्गत मुख्य जो विचारणीय प्रश्न था वह यह था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन की शक्ति प्राप्त है उसकी सीमा क्या है। सरकार और संसद ये चाहती थी कि ऐसी जो शक्ति है वह असीमित है और उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। सरकार का दलील थी कि वह बहुदलीय लोकतंत्र के स्थान पर एक दलीय शासन व्यवस्था भी स्थापित कर सकता है, संविधान को निश्चित भी वह कर सकता है। इस मामले की जो सुनवाई है एक विशेष न्यायपीठ जिसमें 13 न्यायाधीश थे और उन 13 न्यायाधीशों के द्वारा की गई और 11 न्यायाधीशों के द्वारा जो है अलग अलग निर्णय देते हुए एक मत से उन्होंने ये निर्णय दिया कि संविधान संशोधन की शक्ति के जो है प्रयोग द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आ गई, अर्थात जो भवन है, जो संविधान रूपी जो भवन है उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा जिससे कि उसको पहचान है, उस पहचान को संविधान के संशोधन के द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन करके उसको जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन किस प्रकार का होगा, कितना होगा, इसके संदर्भ में एक नया सिद्धांत मूल ढांचे का सिद्धांत आया कि संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचा क्या है इसके बारे में कोर्ट ने कहा यह मामले पर निर्भर करेगा। उन्होंने कुछ बातें बतलाई जिसमें कि कहा गया कि संविधान की सर्वोपरिता, सरकार का गणतंत्रात्मक और प्रजातंत्र रूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, संविधान की परिसंघात्मक प्रकृति आदि ये बातें हैं जो कि संविधान के मूल ढांचे में शामिल हैं। लेकिन ये अंतिम नहीं है, ये केस के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि क्या वह मूल ढांचे में शामिल है या नहीं। और सरकार और संसद पर ये एक तरह से रोक लगा दी कि वह मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। मूल ढांचे का जो है परिवर्तन का नियम जो है इसमें स्थापित कर दिया और आगे वाले जो मुकदमे हैं उनमें मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया और इसके आधार पर यह है संवैधानिक जो संशोधन जो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर जो है उनको लागू किया। इसके पश्चात संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो लाया गया, जो कि वास्तविक रूप से संविधान के केशवानंद भारती का जो केस था उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया और इस संशोधन के जरिए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 और 5 जोड़े गए थे। खंड 4 यह प्रतिबंधित करता था कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधन को, जिसमें भाग 3 भी शामिल है, चाहे 42वें संविधान संशोधन के पूर्व या पश्चात किए गए हो, किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि इस अनुच्छेद के द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसरण में नहीं किया गया था। संक्षेप में खंड 4 ये स्पष्ट कर देता था कि अनुच्छेद 368 के अधीन किसी भी संवैधानिक संशोधन की विधि मान्यता को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। खंड 5 संदेह के निवारण के लिए घोषित करता था कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रबंधों का संशोधन जोड़कर परिवर्तन निश्चित करने के लिए संसद की संविधायिक शक्ति
कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर कोई भी रोक नहीं है। इस प्रकार 42वां संविधान संशोधन केशवानंद भारती के केस के प्रभाव को दूर करने के लिए लाया गया, जिसमें कि संसद को एक तरह से असीम शक्ति देने का काम किया। इसको मिनर्वा मिल्स के केस में पुनः सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस संशोधन को चैलेंज किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया, जिसमें कि 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी, जिसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति गुप्त, ऊंटवालिया, कैलाशम और भगवती ने एक मत से यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए खंड 4 और 5, जिनके द्वारा संशोधन शक्ति को असीमित बना दिया गया था, वे असंवैधानिक हैं, क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान करते हैं और इस प्रकार संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद अपनी सीमित संशोधन की शक्ति को बढ़ा नहीं सकती है। संविधान संशोधन की असीमित शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान संशोधन की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक तत्व है। इस प्रकार कोर्ट ने पुनः ये स्थापित कर दिया कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह आधारभूत ढांचे में संशोधन उसके द्वारा नहीं किया जा सकता। पुनः वामन राव बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि केशवानंद भारती के मामले में जो निर्णय दिया था, जो कि 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था, तक के सभी संवैधानिक संशोधन, जिसमें वे सभी शामिल हैं जिनके द्वारा समय समय पर नवीन अनुसूची में संशोधन किया गया था, विधिमान्य है और जो कि 1973 में जो दिया गया था वो विधिमान्य है। 24 अप्रैल 1973 को जो दिया गया था, किंतु इस तारीख के बाद नवीन अनुसूची में किए गए किसी भी संवैधानिक संशोधन की विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वे संसद की संवैधानिक शक्ति के बाहर हैं और संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। अर्थात 1973 के पश्चात यदि कोई आइटम नवी अनुसूची में भी यदि डाल दिया जाए तो इसको भी इस आधार पर कि संविधान की जो शक्ति है वो कैसी है, वह मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और यदि ऐसा कोई संशोधन किया गया है, ऐसा कोई कानून बनाया गया है जिसको चाहे नवी अनुसूची में भी डाल दिया गया हो, जो कि मूल ढांचे में के विपरीत है, उसको भी कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है और उसको भी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार से केस लॉ के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी हो गई होगी कि वर्तमान समय में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रवर्तन में है, जिसमें संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन संसद के द्वारा इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो कि मूल ढांचे के खिलाफ हो, मूल ढांचे के विपरीत हो। मूल ढांचा क्या है, ये कुछ बातें जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त ये न्यायालय तय करेगा कि जो मुकदमे के अनुसार कुछ जो संशोधन किया गया है क्या वह मूल ढांचे के विपरीत तो नहीं। इसको आप तैयार करें और इसमें से प्रश्न हमेशा आता है, आप इसको पूर्णतः अच्छी तरह से तैयार कर लें। धन्यवाद।